בכל הסדר בעתיד הנראה לעין, עם הסדר, בלי הסדר, מדינת ישראל חייבת לשלוט ביטחונית על כל השטח מערבית לירדן. זה תנאי הכרחי, וזה מתנגש עם רעיון הריבונות, מה לעשות? את האמת הזאת אני אומר לידידינו האמריקנים, ואני גם בלמתי את הניסיון לכפות עלינו מציאות שתפגע בביטחון ישראל. ראש ממשלה בישראל צריך להיות מסוגל להגיד לא גם לטובי הידידים שלנו, להגיד לא כשצריך ולהגיד כן שאפשר. फिलिस्तीन की संप्रभुता हमारे विचारों से मेल नहीं खाती है, ये बात मैं अमेरिका को बता चुका हूं। ये बयान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 18 जनवरी 2024 को दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी पब्लिकली। नेतन्याहू बहुत पहले से अलग फिलिस्तीन देश का विरोध कर रहे हैं, जबकि अमेरिका समर्थन में है। इसको लेकर दोनों में खटपट भी हुई, पर अब तक ये मतभेद बंद कमरे तक सीमित था। 18 जनवरी को नेतन्याहू ने खुलेआम अमेरिका को खारिज किया। अमेरिका इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त, गाजा में जंग से पहले और जंग के बाद भी हथियार, पैसे और डिप्लोमेटिक सपोर्ट के जरिए मदद भी की अमेरिका ने। ऐसे में नेतन्याहू का बयान कई हलकों में हैरान करने वाला पाया गया। इस पर अमेरिका का बयान भी आया, क्या बोला आपको बताएंगे और जानेंगे 2 स्टेट सॉल्यूशन की कहानी क्या है, नेतन्याहू इसका विरोध क्यों करते रहते हैं और क्या अमेरिका इजराइल की दोस्ती फिलहाल संकट में है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात अमेरिका इजराइल के तनाव की, जिसकी जड़ में 2 स्टेट सॉल्यूशन है। आसान भाषा में समझते हैं, नाम से साफ है, समाधान जिसमें 2 स्टेट यानी 2 संप्रभु देशों की स्थापना संभव हो। कौन कौन से? इजराइल और फिलिस्तीन। इजराइल की स्थापना मई 1948 में हो गई, उसने संप्रभुता भी हासिल की, लेकिन फिलिस्तीन के साथ ऐसा नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ, यह समझने के लिए संप्रभु देश की परिभाषा जाननी होगी। साउथ अमेरिकी महाद्वीप में एक देश है उरुग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना से सटा। याद रखने के लिए एक फैक्ट बताऊं, 1930 में पहला फीफा मेंस वर्ल्ड कप उरुग्वे में ही हुआ था और वही विजेता भी बना था। दिसंबर 1933 में इसी उरुग्वे के मोंटेवीडियो में साउथ और नॉर्थ अमेरिका के देशों की मीटिंग हुई, जिसमें स्टेट की परिभाषा, अधिकार और कर्तव्य तय किए गए। यही परिभाषा आज भी चलन में है। मोंटेवीडियो कन्वेंशन में संप्रभु देश के लिए, सोवरेन स्टेट के लिए 4 जरूरी मानक बताए गए। पहला, पर्याप्त आबादी। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी मिलाकर फिलिस्तीन की कुल आबादी लगभग 55 लाख है, ये देश होने के लिए काफी है। दूसरी शर्त, सीमाएं फिक्स होनी चाहिए। फिलिस्तीन में ऐसा नहीं है। ईस्ट यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा है, वेस्ट बैंक के अंदर भी इजराइल के नियंत्रण वाले कई इलाके हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको अवैध कब्जा मानती है। तीसरी शर्त, एक सर्वमान्य सरकार होनी चाहिए, पर फिलिस्तीन में 2 सरकारें चलती हैं। गाजा पट्टी में हमास का शासन है, जबकि वेस्ट बैंक में फतेह मूवमेंट है। दोनों में कोई तालमेल नहीं है। इसके अलावा वेस्ट बैंक में भी कंट्रोल फतेह और इजराइल के बीच बटा है। चौथी अर्हता रखी गई थी संप्रभुता की, यानी दूसरे देशों के साथ राजनीतिक, सामरिक और कूटनीतिक संबंध बनाने की आजादी। फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशंस में नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला है। वो बहस में हिस्सा ले सकता है पर वोट नहीं कर सकता। ज्यादातर देश फतेह मूवमेंट के कंट्रोल वाली फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी पीए को फिलिस्तीन का आधिकारिक प्रतिनिधि मानते हैं। कईयों ने इसे मान्यता भी दी, डिप्लोमेटिक संबंध भी स्थापित किए, लेकिन 2 पेच है। पहला, पीए का गाजा पट्टी पर नियंत्रण नहीं, और दूसरा, वेस्ट बैंक के अधिकतर हिस्से में बुनियादी सुविधाओं से लेकर सिक्योरिटी तक के मसले इजराइल देखता है। जानकार कहते हैं कि इन्हीं वजहों से फिलिस्तीन को संप्रभु देश की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। इसके बावजूद कि यूएन ने इसे ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है और इसके 139, एक कम 140 सदस्य देश फिलिस्तीन को संप्रभु मानते हैं। भारत भी इनमें से एक है, पर यह दर्जा महज सांकेतिक है। असलियत में संप्रभु फिलिस्तीन राष्ट्र की उम्मीद समय के साथ घटती गई। ये कैसे हुआ, कुछ नक्शों से समझते हैं। ये नक्शा 1922 का है। आज के समय में जो मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया है, उसका अधिकतर हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के पास था, फिलिस्तीन भी। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई, फिर फिलिस्तीन का भविष्य तय करने का जिम्मा ब्रिटेन ने लिया। उस वक्त तक इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं था। फिलिस्तीन में यहूदी और अरब साथ रहते थे, मगर जल्द ही उनके बीच खटास पैदा हुई। यहूदियों का कहना फिलिस्तीन उनकी पुश्तैनी जमीन पर बसा है, जबकि अरब मानते थे यहूदी उनकी जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। खटास बढ़ी तो हिंसा हुई, दंगे हुए, मामला हाथ से निकलने लगा। 1947 में ब्रिटेन इस मुद्दे को लेकर यूएन गया। नवंबर 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन के बंटवारे को मंजूरी दी। आपकी स्क्रीन पर सबसे बाईं तरफ जो नक्शा है वो यूएन में पास हुए प्रस्ताव के बाद का है। बंटवारे में जेरूसलम का कंट्रोल यूएन ने अपने पास रखा। बाकी में 55% जमीन फिलिस्तीन को और 45% यहूदियों को। फिलिस्तीनी नेताओं और पड़ोस के अरब देशों ने इस बंटवारे को तब खारिज कर दिया। यहूदियों ने 14 मई 1948 को इजराइल देश की स्थापना की और अगले ही दिन अरब देशों ने इस पर हमला कर दिया।
ये पहला अरब इजराइल युद्ध था। लड़ाई मार्च 1949 तक चली। इजराइल इसमें 20 साबित हुआ। उसने फिलिस्तीन को मिली जमीन का एक बड़ा हिस्सा कब्जा लिया। 1949 के युद्ध विराम समझौते के बाद नक्शा कुछ ऐसा दिखा। वेस्ट बैंक पर जॉर्डन, गाजा स्ट्रिप पर इजिप्ट का कंट्रोल हो गया। फिर आया 1967 का साल। जून के महीने में 6 दिनों तक इजराइल और अरब देशों की लड़ाई चली। इसमें इजराइल ने सबको बुरी तरह हराया। अब की बार उसने वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के अलावा इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला और सीरिया का गोलन हाइट्स भी हथिया लिया। फिर 1973 में चौथा अरब इजराइल युद्ध हुआ। इसमें मामला कमोबेश बराबरी पर छूटा। जंग के बाद इजिप्ट और इजराइल के बीच समझौता हुआ। दोनों के बीच डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित हुए। इजिप्ट इजराइल को मान्यता देने वाला पहला अरब मुल्क बना। इसके एवज में इजराइल ने सिनाई छोड़ दिया और इजिप्ट के साथ बाउंड्री भी फिक्स कर ली। हालांकि गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स में वो बना रहा। 1981 में उसने साउथ लेबनान का कुछ हिस्सा भी अपने कंट्रोल में लिया। ये आप अब 1985 वाला जो नक्शा देख रहे हैं उसमें देख सकते हैं। फिर 1990 के दशक में सुधार की उम्मीद जगी। यासिर अराफात के फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO और इजराइल के बीच ओस्लो एकॉर्ड हुआ। फिर गाजा जेरिको समझौता भी हुआ। इसके तहत PA की स्थापना हुई। कमान PLO के पास रही। फिलिस्तीन अथॉरिटी की कमान फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास रही। इस समझौते के जरिए PLO ने इजराइल को मान्यता दी। बदले में उसको वेस्ट बैंक और गाजा में लिमिटेड शासन का अधिकार मिला। तय हुआ कुछ समय बाद सिलसिलेवार ढंग से वेस्ट बैंक और गाजा एक होकर फिलिस्तीनी देश बन जाएंगे। पर यह हो पाता उससे पहले कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने पूरे प्रोसेस को पटरी से उतार दिया। मसलन 2000 के बरस में दूसरा इंतिफादा, 2004 में यासिर अराफात की मौत, 2005 में इजरायली सेना ने गाजा पट्टी को छोड़ा। पर 2006 में जब गाजा में कुर्सी हमास के पास आ गई तो हालात बदलने लगे और 2007 में हुआ खूनी संघर्ष, जिसके बाद हमास ने फतेह मूवमेंट को गाजा से बाहर कर दिया और तब से हमास इजराइल पर कई हमले कर चुका है। सबसे भीषण हमला 7 अक्टूबर 2023 को हुआ, जिसमें 1100 से ज़्यादा इजरायली नागरिक मारे गए, 200 से ज़्यादा बंधक बनाए गए। 140 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। इजराइल बंधकों को छुड़ाने और हमास को खत्म करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है। ये तो हमास के हमले और इजराइल की स्थिति की बात हुई। इजराइल ने जो हमला किया उसके बाद गाजा पट्टी पर, उसमें स्वतंत्र आंकड़ों के मुताबिक लगभग 25,000 लोग हताहत हो चुके हैं। मिलिट्री ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। आज की स्थिति ये है कि जब तक गाजा में जंग खत्म नहीं होती तब तक संप्रभु फिलिस्तीन की उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि समस्या यहीं तक सीमित नहीं है। पहली बात, वेस्ट बैंक में अवैध इजरायली सेटलर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। वे फिलिस्तीनियों के पुश्तैनी घर और जमीन हथिया रहे हैं, हिंसा करते हैं। अमेरिका समेत इजराइल के कई करीबी देशों ने इसका विरोध किया। UN ने बाकायदा प्रस्ताव पारित किया, लेकिन इजराइल सरकार इन आरोपों पर ध्यान नहीं देती। इसके चलते फिलिस्तीनियों का भरोसा कम हुआ। दूसरा बिंदु, अभी ये तय नहीं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन में बॉर्डर कैसे तय होंगे, फिलिस्तीन को कितना और किन शर्तों पर मिलेगा, अवैध सेटलर्स को निकाला जाएगा या नहीं, और बाकी इलाकों पर किसका कितना कंट्रोल होगा। तीसरा बिंदु, अधिकांश फिलिस्तीनी और इजरायली नागरिक 2 स्टेट सॉल्यूशन में भरोसा नहीं करते। इजराइल हमास जंग के बाद से दोनों पक्षों का भरोसा और कम हुआ। ये बात कई हालिया सर्वेज में भी सामने आई। हमने इस मसले को फिर और समझने के लिए बात की डॉक्टर मुश्ताक हुसैन से। डॉक्टर मुश्ताक बिट्स कॉलेज में इंटरनेशनल स्टडीज के अध्यापक हैं। उनसे पूछा, संप्रभु फिलिस्तीन को लेकर इजराइल की आपत्तियां क्या हैं? फिलिस्तीन को संप्रभुता देने में जो सबसे बड़ी दिक्कत इजराइल को है वो सिक्योरिटी की दिक्कत है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने काफी पहले से अपने पॉलिटिकल करियर में बिल्कुल शुरू से लेकर अब तक उन्होंने फिलिस्तीनी संप्रभुता का बहुत बहुत स्ट्रांगली अपोज किया है। उनको नहीं ये सूटेबल लगता कि फिलिस्तीन एक आजाद देश की तरह इजराइल के साइड में एग्जिस्ट करे। अभी पिछले महीने भी उन्होंने बहुत क्लियरली ये कहा कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में जितनी जगह है उस पूरी जमीन पे उनको कंप्लीट इजरायली कंट्रोल चाहिए ओवर सिक्योरिटी, जिसका सीधा सीधा मतलब जाता है कि वेस्ट बैंक में भी जो कुछ फिलिस्तीनी नेताओं का की उम्मीद है, उनका सपना है कि गाजा नहीं तो कम से कम वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी स्टेट बन सके, वो भी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को मंजूर नहीं है। सो सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके साथ साथ और बहुत सारे मुद्दे हैं कि अगर एक फिलिस्तीनी राज्य बन जाता है, एक संप्रभुता दे दी जाती है, तो उनकी कैपिटल क्या होगी, क्योंकि फिलिस्तीनी भी चाहते हैं कि जेरूसलम उनकी कैपिटल बने और इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि जेरूसलम उनके कंट्रोल से जाए। इसके अलावा रेफ्यूजीज का क्या होगा, जो 1948 और 1967 की लड़ाई के बाद जो जिनको देश छोड़ना पड़ा था अपना, वो भी वापस आना चाहेंगे, उनका क्या होगा। इसराइल के जो 110 से ज्यादा सेटलमेंट्स हैं वेस्ट बैंक में, उनका क्या होगा। तो ये 4 या 5 बहुत ही जटिल मुद्दे हैं जिनकी वजह से 2 स्टेट सोल्यूशन यानी इसराइल और फिलिस्तीन का एक साथ एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। और इसराइल के लिए तो ये एक ऐसी चीज है जिस पे वो बिल्कुल नहीं चाहते कि बात करी जाए या फिर
वो एग्री करे इस बात को। टू स्टेट सॉल्यूशन को लागू करना इतना मुश्किल क्यों है? टू स्टेट सोल्यूशन, देखिए, टू स्टेट सोल्यूशन तब तक मुश्किल रहेगा जब तक कि एक पॉलिटिकल विल पावर नहीं आती इजराइल की तरफ से। इजराइल को ही वो कदम उठाना पड़े। फिलिस्तीनी इतने दबे हुए हैं, इतने प्रेशर में हैं कि उनके लिए एक अच्छी चीज होगी, उनको उनको कोई और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा टू स्टेट सोल्यूशन। टू स्टेट सोल्यूशन मुश्किल इसलिए है क्योंकि टू स्टेट सोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए इजराइल की सरकार को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इजराइल को जमीन के ऊपर से, स्पेशली वेस्ट बैंक में अपनी की जो जमीन का उन्होंने कब्जा किया हुआ इलीगल सेटलमेंट्स का, वो कब्जा छोड़ना होगा। वहां पे जो इजरायली सेटलर्स रहते हैं, जो कि इजरायली सिटीजन हैं, उनको वापस इसराइल में लाना होगा। वो भी एक कॉम्प्रोमाइज होगा। सिक्योरिटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है क्योंकि फिलिस्तीनी जब अपने देश में होंगे तो उनका अपना कंट्रोल होगा अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, इसराइली नहीं चाहता है। तो इन मुद्दों की वजह से टू स्टेट सोल्यूशन बहुत मुश्किल है। और वो मुश्किल इस वजह से निकलती है क्योंकि इसराइल की सरकारें पिछले 30-40 सालों से प्रोग्रेसिवली ज्यादा से ज्यादा कट्टर होती जा रही हैं, राइट विंग की होती जा रही हैं, और वो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। जब तक फिलिस्तीनी गारंटी ना दे दें कि कोई टेररिस्ट अटैक नहीं होगा इसराइल के ऊपर, और जब तक इजरायली सरकार या इसराइल में जो गुट आते हैं सरकार बनाने के लिए, जो भी गठबंधन आता है, जब तक वो तैयार नहीं होते हैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, तब तक टू स्टेट सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर सकता। टू स्टेट सोल्यूशन की बात अगर मान भी जाए तो उसके बाद और जटिल मुद्दे आ जाएंगे कि राजधानी कहाँ हो। फिलिस्तीनी हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे लिए एक इंडिपेंडेंट देश का कोई मतलब नहीं है जब तक हमें पूर्वी जेरूसलम एक राजधानी की तरह न मिले। और इसराइल ने बहुत क्लियरली कहा हुआ है कि चाहे कुछ हो जाए, पूर्वी जेरूसलम को हम नहीं देंगे, इसराइल नहीं देंगे फिलिस्तीनियों को राजधानी की तरफ। इसके बाद अंडरग्राउंड पानी का कंट्रोल, रेफ्यूजीज वापस आना चाहते हैं। फिलिस्तीनी कहते हैं कि हमें एक राइट टू रिटर्न चाहिए। 1948 का जो नकबा था, या जो उनकी हार हुई थी, या 1967 की लड़ाई के बाद जो रेफ्यूजीज गए हैं वो वापस आना चाहते हैं। बट वो घर अब एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो कहाँ रहेंगे? तो ये बहुत जटिल मुद्दे हैं जो जो जिनकी अभी कोई बात भी नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तो इसी बात पे कोई सहमति नहीं है कि टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ बढ़े भी कि नहीं। इसराइल ने क्लियरली हमेशा मना किया है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम तक भी वो मना ही करेंगे। उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर का कोई असर नहीं हो रहा है। क्या टू स्टेट सॉल्यूशन से फिलिस्तीन का मसला हमेशा के लिए सुलझ सकता है? तो अगर दोनों देश एग्जिस्ट करते हैं, अगर टू स्टेट सोल्यूशन इंप्लीमेंट होता है, तो हमास जैसे जो गुट हैं या इस्लामिक जिहाद जैसे जो गुट हैं जो इसराइल पे अटैक करते हैं, इस बात की वजह से कि फिलिस्तीनियों के पास देश नहीं, वो जस्टिफिकेशन हट जाए। लेकिन ऐसे गुटों पे भरोसा करना बहुत ही रिस्की है। इन गुटों की अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये भी लगता है कि अगर टू स्टेट सोल्यूशन इंप्लीमेंट भी हो जाए तो जितने भी सेक्युलर फिलिस्तीनी ग्रुप हैं, जैसे कि फतह है, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये चाहे तो सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन हमास या इस्लामिक जिहाद या इनकी पॉलिटिक्स में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, वो शायद तब भी सेटिस्फाइड हो। कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद वो ये कहें कि फिलिस्तीन जिस जगह पर बना है हमें इसको एक्सपैंड करना है। तो वो गारंटी नहीं है। लेकिन ये मुद्दा तब तक चलता रहेगा जब तक कि दो स्टेट सोल्यूशन नहीं आता। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर टू स्टेट सोल्यूशन आ जाता है तो मुद्दा खत्म होने की गारंटी नहीं है, लेकिन उसके बाद जटिलताएं बहुत कम हो जाएंगी। अभी हम पूरे फिलिस्तीन के सारे लोगों को एज विक्टिम्स देखते हैं। अगर टू स्टेट सोल्यूशन इंप्लीमेंट हो जाता है और कट्टरपंथी हमास या इस्लामिक जिहाद या इस तरह की मनोवृत्ति वाले लोग फिर भी स्ट्रगल करना चाहते हैं, तो उनके लिए सपोर्ट कम हो जाएगा, उनको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। तो रास्ता परमानेंट सोल्यूशन का जाता टू स्टेट सोल्यूशन के तरफ से ही है, भले ही गारंटी ना हो कि कोई वायलेंस ना होगा। अब सवाल ये कि आज हम ये कहानी क्यों सुना रहे हैं। हमने शुरू में बताया, इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फिलिस्तीन की संप्रभुता को सिरे से नकारा, कहा अमेरिका की बात नहीं मानूंगा। अमेरिका का जोर रहा, गाजा में जंग खत्म होगी, उसके अगले दिन ही संप्रभु फिलिस्तीन राष्ट्र पर बात होगी। नेतन्याहू के बयान के बाद अमेरिका ने फिर बात दोहराई। इसके चलते दोनों देशों में कुछ तनाव दिखा। ये समझने के लिए हमने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में फेलो विवेक मिश्रा से संपर्क किया और पूछा
क्या ये तनाव अमेरिका के लिए दुविधा का विषय बन गया और नेतन्याहू के बयान के मायने क्या हैं? जहाँ तक फिलिस्तीन की सॉवरेनिटी की बात है, आपको समझना होगा कि अभी इजराइल में एक वॉर कैबिनेट इन्वोक कर दी गई है। वॉर कैबिनेट का मतलब होता है कि जो मेजॉरिटी डिसीजंस उस कैबिनेट में होगी वो सबसे अहम होगी, और बाहर से कितना इन्फ्लुएंस हो सकेगा वो लिमिटेड हो जाता है। वो एक्स्ट्रा इमरजेंसी पावर्स हैं। तो आप अमेरिका हो चाहे कोई भी कंट्री, और अमेरिका सबसे खासा एलाय है इजराइल का, तो इस मामले में आप देखेंगे कि बहुत एक डिप्लोमेटिक चैनल जो है वो इस्टेब्लिश कर दी गई है इजराइल के साथ, लेकिन कितना इम्पैक्ट हो पाता है वो वॉर कैबिनेट डिसाइड करेगी, और वो इजराइल डिसाइड करेगी। ना इजराइल में अभी कैसी सरकार है वो भी आपको बहुत ही असेस करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से असेस करना पड़ेगा कि कैसी सरकार है। क्या ये सरकार अमेरिकी या किसी भी और दबाव में हो सकती है? और दूसरा इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि कैसे अटैक्स हुए हैं इजराइल पे। इट्स अनप्रेसिडेंटेड, इट्स बीन ये जो है बहुत ही इसको हॉलोकॉस्ट की तरह देखा जा रहा है। हॉलोकॉस्ट के बाद जो है ये ऐसा पहला अटैक है। तो इन सब मामलों को लेकर अमेरिकन डिप्लोमेसी चल रही है, और उसी की वजह से आपने देखा है कि इजराइल ने नॉर्दर्न गाज़ा से कुछ ट्रूप्स वापस ले लिए हैं। तो प्रेशर, जो डिप्लोमेटिक चैनल का प्रेशर है वो बना हुआ है, लेकिन आप अहम मुद्दों पे कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं इस वॉर को, वो अमेरिका के भी हाथ में नहीं है। अमेरिका आर्म ट्विस्ट करना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि कुछ सॉवरेनिटी आप अमेरिका को इजराइल को देना पड़ेगा, और वो दे रहा है। क्योंकि ऐसे अनप्रेसिडेंटेड अटैक्स को अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर टेररिस्ट ग्रुप्स या फिर पॉलिटिको टेररिज्म जिसको बोलते हैं, जो हमास कैरी आउट करता है इजराइल के खिलाफ, उसको बढ़ावा मिलेगा। क्या नेतन्याहू की जिद का असर अमेरिका और इजराइल के रिश्ते पर भी पड़ सकता है? इस पे कोई खास असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो एक एलाय हैं और एलाय रहेंगे। अमेरिका का सबसे स्टॉन्च एलाय वेस्ट एशिया में इजराइल है, और उस पर कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। अमेरिका के सपोर्ट के बिना इजराइल की स्थिति क्या होगी? क्या वो इंटरनेशनल और रीजनल प्रेशर को अकेले दम झेलने की हालत में है? देखिए, ऐसी सिचुएशन कि अमेरिका का सपोर्ट इजराइल के पीछे ना हो, ऐसा बड़ा मुश्किल है इमेजिन करना, क्योंकि आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली और कांग्रेशनली दोनों के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका प्रतिबद्ध है कि वो इजराइल को सपोर्ट करे, और जो एक इजरायली पॉलिटिकल लॉबी है वो ऐसा होने नहीं देगी अमेरिका में कि यूएस कांग्रेस सपोर्ट ना करे। हालांकि ऐसे इम्पेडिमेंट्स और दिक्कतें आते रहेंगी, जैसे अभी आ रही हैं कि एड बिल जो है यूक्रेन और इजराइल के सपोर्ट में पास नहीं हो रहा है यूएस कांग्रेस में, लेकिन अगले साल तक जाते जाते आप देखेंगे कि इसका रुख बदल सकता है। और उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इजराइल पे खासा प्रेशर डाला, और इजराइल ने अपने टैंक्स और कुछ सोल्जर्स को वापस बुला लिया, ताकि इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस और जो एक परसेप्शन है कि इजराइल जो है बम्बार्डमेंट कर रहा है और सिविलियंस मर रहे हैं, इस परसेप्शन को मैनेज किया जा रहा है। तो ऐसा इमेजिन करना मुश्किल है कि अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा नहीं रहेगा। इसीलिए नेतन्याहू के बयान से डायरेक्ट इम्पैक्ट रिलेशनशिप पे कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि अमेरिका एक तरफ ये भी कह रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, जो कि ऑफिशियल अमेरिकन पॉलिसी है, और वो इजरायली गवर्नमेंट पे प्रेशर भी डाल रही है। जो सेकुलर कॉलोनियल जिसको बोलते हैं, उन पे वीजा बैन्स लगाए जा रहे हैं अमेरिका में। तो आप देखेंगे कि प्रेशर काफी खासा है, लेकिन कितना इम्पैक्ट होता है इजराइल के अंदर ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एक सॉवरेन नेशन है, और अमेरिका भी नहीं चाहेगी कि कुछ वो ऐसा करे जो कि इजराइल की सॉवरेनिटी के ऊपर चली जाए। और दूसरा ये भी है कि आप एक हमास को जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है, और उस लिहाज से आप देखेंगे कि अगर वो एक ढीला स्टेप ले तो उससे इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस काफी हो सकता है। इसीलिए ऑफिशियल पॉलिसी जो अमेरिका की है कि फिलिस्तीन को संप्रभु होना चाहिए, एक संप्रभु फिलिस्तीन होनी चाहिए,
और दूसरी तरफ यह है कि इसराइल एक बहुत ही बड़ा स्टॉन्च एलाय है उस रीजन में। तो इन दोनों चीजों को बैलेंस करने की जो डेफ्टनेस है वो अमेरिका को दिखानी होगी, और लिटरली अमेरिका को अंग्रेजी में कहते हैं जो कि दे आर ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा। इजराइल का चैप्टर यहीं। अब दो जरूरी अपडेट जान लेते हैं। पहला ईरान से है। पाकिस्तान के हमले के एक दिन बाद ईरान का रिएक्शन आया, काफी हद तक संयमित। ईरान ने कहा दुश्मनों की वजह से ईरान और पाकिस्तान के दोस्ताना संबंध खराब नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान ईरान तनाव के बारे में विस्तार से हम दुनियादारी के 2 एपिसोड्स में आपको बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। दूसरा अपडेट युगांडा से है। यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर से मीटिंग की। बाद में जयशंकर ने पोस्ट किया कि दोनों देशों के संबंधों पर फ्रैंक बातचीत हुई। एक्सपर्ट कहते हैं इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। भारत मालदीव संबंध के बारे में विस्तार से जानना हो तो दुनियादारी के पुराने एपिसोड देख सकते हैं, उसका भी लिंक मिल जाएगा। आज की दुनियादारी में इतना ही, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।